नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, पीजीआई संगरूर, पीजीआई चंडीगढ़, एसजी पीजीआई लखनऊ एंड नॉर्सट 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये एमसीक्यूज़। तो इन एमसीक्यूज़ को मिस मत करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। और एक बात और, अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ एंड डेली क्लासेस जो हैं आपके लिए लेके आती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अ थरो इन्वेस्टिगेशन मेड टू इवेलुएट द ओवरऑल नर्सिंग केयर रिसीव्ड बाय अ पेशेंट। यानी कि पेशेंट की नर्सिंग केयर रिसीव्ड हुई है या नहीं, उसका ओवरऑल नर्सिंग केयर रिसीव हुआ है तो उसका थरो थरो यानी कि बस क्विक थरो इन्वेस्टिगेशन किया गया है इवेलुएट करने के लिए कि उसको ओवरऑल नर्सिंग केयर रिसीव हुई है या नहीं हुई है। और उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? पहला है नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग ऑडिट, मेडिकल ऑडिट एंड नर्सिंग असेसमेंट। सो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्सिंग ऑडिट। नर्सिंग ऑडिट जो है हमारे प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ही होता है। ज़्यादातर यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर वाले कैंडिडेट्स ही और नर्सिंग ऑफिसर होंगे मेरे साथ, मुझे मालूम है। तो आप सभी को पता है नर्सिंग ऑडिट हमारे डिपार्टमेंट में हमेशा ईयरली होता है, जिसमें ये थरो इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि जिस पेशेंट को नर्स असाइन की गई थी तो उस नर्स ने ओवरऑल नर्सिंग केयर कितनी कैसे रिसीव दी है या नहीं दी है, पेशेंट ने किस तरीके की ओवरऑल नर्सिंग केयर ली है, रिसीव की है, तो उसको हम बोलते हैं नर्सिंग ऑडिट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये नर्सिंग ऑडिट की, तो आप ध्यान ज़रूर रखना नर्सिंग ऑडिट का। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट फॉल ड्यू टू इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ रिस्ट्रेंट इन द आईसीयू। यानी कि पेशेंट फॉल हो गया, ठीक है, क्यों? ड्यू टू इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ रिस्ट्रेंट इन आईसीयू में था पेशेंट और वो फॉल हो गया बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ रिस्ट्रेंट्स को इम्प्रॉपर तरीके से अप्लाई किया गया था, जिसकी वजह से वो फॉल हो गया। तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? ये एक्ट कैसा है? असॉल्ट, बैटरी, नेग्लिजेंस एंड फ्रॉड। सो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे थोड़ा बाई मिस्टेक आंसर बैटरी हो गया, अब आप बैटरी में समझ जाना। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नेग्लिजेंस। ठीक है, नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजेंस है नर्सिंग केयर प्रैक्टिस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताती हूँ। नेग्लिजेंस आपको चल गया पता, लापरवाही थी वो, जिसकी वजह से पेशेंट फॉल हो गया, नर्सिंग केयर प्रैक्टिस जो है इम्प्रॉपर तरीके से दी गई। असॉल्ट में क्या होता है? असॉल्ट में एक फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म किया जाता है विच कॉज द विक्टिम टू बी फियरफुल। इस पेशेंट को जो है काफ़ी साइकोलॉजिकल और फिजिकल मेंटली कॉज किया जाता है हार्म। ठीक है, हार्म कॉज करते हैं जिसकी वजह से पेशेंट फियरफुल रहता है, वो असॉल्ट होता है, जो कि एक अनलॉफुल एक्ट है। ठीक है, इसी के साथ बैटरी। बैटरी क्या होता है? बैटरी इसमें लिखा नहीं, बट मैं बताती हूँ बैटरी क्या होता है। बैटरी एक अनलॉफुल एक्ट होता है जिसमें कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को विदाउट एनी कंसेंट टच करता है, लेकिन इसमें हार्म ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को हार्म होगा या नहीं होगा। ठीक है, वो हार्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट बैटरी में होता क्या है? अनलॉफुली पेशेंट को या किसी पर्सन को विदाउट एनी कंसेंट टच करना। ठीक है, वो कहलाता है बैटरी। ठीक है, एंड नेग्लिजेंस आपको पता ही है, जब नर्स अपनी नर्सिंग केयर प्रैक्टिस को उस लेवल तक, एफिशिएंसी तक नहीं ले जा पाती है और केयर नहीं कर पाती है, तो उस टर्म को हम बोलते हैं नेग्लिजेंस। और वहीं फ्रॉड की बात है, फ्रॉड एक्ट ऑफ चीटिंग समबडी इन ऑर्डर टू गेट द मनी एटसेट्रा, दिस इज इलीगल, इज फ्रॉड। ठीक है, सो इसी के साथ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वाइल रिससिटेटिंग दी प्रीटम बेबी है जो कि बिफोर 37 वीक्स, ठीक है, बिफोर 37 वीक्स डिलीवर्ड हो गया है, तो उसका रिससिटेशन कर रहे हैं। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो है शुड बी स्टार्टेड विद द ऑक्सीजन कंसनट्रेशन। अब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे तो ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन कितना रहेगा? पहला है आपका 21%, 40%,
75%, 80%। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 8, 21%। आपको याद रखना है 21% कंसंट्रेशन रहता है ऑक्सीजन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नर्सेज डे इज़ ऑब्जर्व्ड अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल नर्सेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? आप सभी को पता है, मुझे लगता नहीं है कि ऑप्शन को इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। 12 मई आप सभी जानते हैं, हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो है बर्थ डे है ये, जिसको हम एज अ इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर ऑन 12 मई। ओके, अब इसी के साथ मैं आपको थीम्स बता देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे तो करंट में से पूछे जाते हैं, इतना पीछे नहीं जाते हैं कभी भी, लेकिन मैं आपको 2018 से बताती हूँ। 2018 में था नर्सेज अ वॉइस टू लीड, हेल्थ इज़ अ ह्यूमन राइट। 2019 में था नर्सेज अ वॉइस टू लीड, हेल्थ फॉर ऑल। एंड 2020 में था नर्सेज अ वॉइस टू लीड, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। एंड नेक्स्ट है आपका 2021 का, 21 का है नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। एंड 2022 का था नर्सेज मेक अ डिफरेंस। ओके, और वहीं 2023 की हम बात कर लेते हैं। 2023 में आर नर्सेज आर फ्यूचर, इंटरनेशनल नर्सेज डे 2023 की थीम है। ठीक है, जो कि इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल ऑफ नर्सेज ने अनाउंस किया है। ठीक है, आर नर्सेज आर फ्यूचर। ओके, तो आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आपके ये आ सकता है। अगर आप पीजीआई चंडीगढ़, संगरूर और एसजीपीजीआई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपका 2023 का क्वेश्चन ज़रूर रहेगा ये, आर नर्सेज आर फ्यूचर। ओके, तो आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मोस्ट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे लिखा है मोस्ट सेंट्रल। ठीक है, मोस्ट सेंट्रल जो है, और जो एसेसिबल आर्टरी भी है, टू चेक द पल्स इन चिल्ड्रन ओवर 1 ईयर, और एज का भी ध्यान रखना है। ओवर 1 ईयर यानी कि मोर देन 1 ईयर। ठीक है, मोर देन 1 ईयर की बात हो रही है, और मोस्ट सेंट्रल एंड एसेसिबल आर्टरी की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी है, वो है कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी कब यूज़ करते हैं आपको पता होना चाहिए। ब्रेकियल आर्टरी लेस देन, ठीक है, लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर के बच्चों में जो है ना ब्रेकियल आर्टरी एसेस करते हैं। मोर देन 1 ईयर में कैरोटिड करते हैं। ठीक है, कैरोटिड इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये मोस्ट सेंट्रल है। आप ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या पूछा है। ठीक है, मोस्ट सेंट्रल की बात करिए, वो कैरोटिड है, जो कि, और क्वेश्चन में साथ ही मोर देन 1 भी शो करा था। ठीक है, बच्चे की एज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेशेंट इज डायग्नोज्ड एज टू हैव अ इंसोम्निया। द टर्म इंसोम्निया, इंसोम्निया का मतलब क्या है? इनएबिलिटी टू थिंक, इनेबल टू मूव, इनेबल टू ईट, या इनेबल टू स्लीप। तो राइट आंसर, मुझे पता है ये काफ़ी कॉमन टर्म है जो सबको पता होगा, इनेबिलिटी टू स्लीप। ठीक है, इनेबल टू स्लीप इज़ नोन एज इंसोम्निया, और मैं अच्छे से जानती हूँ, जितने भी मेरे साथी ये वीडियो देख रहे हैं सबको मालूम है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टचिंग वंस बॉडी विदाउट कंसेंट। किसी की बॉडी को, अब ये सेम क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको समझाया था, सब समझाया था मैंने अभी पहले ही क्वेश्चन में, और मुझे उम्मीद है आप इसका आंसर बताएंगे। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आपको बताना होगा। यहाँ पे लिखा है टचिंग दी वंस बॉडी। अगर आपने पिछली वीडियो को, यानी कि अभी जो वीडियो निकली है, क्वेश्चन निकला है, अगर आपने उसको ध्यान से देखा था, पढ़ा था, समझा था, तो आप इसका आंसर बता पाएंगे। टचिंग वंस बॉडी विदाउट कंसेंट इज नोन एज, किसी की बॉडी को विदाउट कंसेंट टच करना, वो क्या कहलाएगा? बैटरी, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड हरासमेंट। ठीक है, तो अब आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और इसका आंसर देना। ठीक है, मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट यानी कि लगातार, मैकेनिकल रिपीटिशन ऑफ स्पीच एंड मूवमेंट। यहाँ पे रिपीटिशन किसका है? स्पीच का है और मूवमेंट का है, जो कि परसिस्टेंट है। तो इसे क्या बोलेंगे? इकोलालिया, स्टीरियोटाइप, सर्कमस्टेंशियलिटी एंड टेंजेंशियलिटी। इकोलालिया जो होता है, परसिस्टेंट जो होता है ना, परसिस्टेंट रिपीटिशन ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, स्पीच होता है,
बट क्वेश्चन में आपसे मूवमेंट भी बोला है साथ साथ, ठीक है। और इकोलालिया तो स्पीच होता है, और क्वेश्चन में पूछा है परसिस्टेंट मैकेनिकल रिपीटिशन ऑफ स्पीच एंड मूवमेंट इज नोन एज, तो आपको बोलना है स्टीरियोटाइप। आपका राइट आंसर है स्टीरियोटाइप। ओके, स्टीरियोटाइप ऑफ, जो स्टीरियोटाइप बिहेवियर है वो कैसे कैरेक्टर होता है, बाय रिपीटिशन ऑफ स्पीच और मूवमेंट। जब किसी स्पीच और मूवमेंट को रिपीटेटिव परसिस्टेंटली अगर बिहेव करता है कोई पेशेंट, तो उसे बोलते हैं स्टीरियोटाइप बिहेवियर, ठीक है। अब इकोलालिया में जैसे कि तोता होता है, तोता एक ही चीज़ को रटता रहता है, ठीक है, तो उसको इकोलालिया बोलते हैं, जो कि ह्यूमंस में होता है। यहाँ देखिए, इकोलालिया जो है एक मीनिंगलेस, ठीक है, कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंगलेस रिपीटिशन ऑफ द अनदर पर्सनस वर्ड्स, दूसरे इंसान के बोले हुए शब्दों को ही मीनिंगलेस तरीके से बोलते रहना। अगर मैंने कोई बात बोली है और उस पर्सन ने सुन ली, पेशेंट ने, तो उसी वर्ड्स को फिर से रिपीट करता रहेगा, वो रिपीट करता रहेगा। एंड इको पैरेक्सिया, पैरेक्सिया में क्या होता है, इको, आप देखना, इकोलालिया, इको पैरेक्सिया। इको पैरेक्सिया क्या होता है, रेफर टू इनवॉल्यूंटरी रिपीटेशन इमिटेशन ऑफ अनदर पर्सन्स एक्शन। इकोलालिया में क्या होता है, दूसरे पर्सन का परसिस्टेंटली वो रिपीट करता है स्पीच को। और इको पैरेक्सिया में क्या होता है, एक्शंस को। अगर कोई हैंड वॉश कर रहा है तो वो हैंड वॉशिंग की टेक्निक को रिपीट करता रहेगा, चाहे वो 4 घंटे हो जाए, लेकिन वो करता ही रहेगा रिपीट परसिस्टेंट मैनर में, तो उसे बोलेंगे इको पैरेक्सिया, ठीक है। तो 2 टर्म आज मैंने आपको समझा दिए हैं, इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जननी सुरक्षा योजना, जिसे हम बोलते हैं JSY, ठीक है, JSY जननी सुरक्षा योजना, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये स्कीम किसके लिए है, ये आपको बताना है। टेटनस इम्यूनाइजेशन के लिए है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज यानी कि हॉस्पिटल डिलीवरीज के लिए, आयरन सप्लीमेंटेशन या न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन। सो आपका राइट आंसर है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए ही मेन ऑब्जेक्टिव के साथ जननी सुरक्षा योजना को लॉन्च किया गया था। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जननी सुरक्षा योजना इज सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, सेफ मदरहुड इंटरवेंशन के लिए ही नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू से ये जननी सुरक्षा योजना को लॉन्च किया गया था, ठीक है, ताकि ड्यूरिंग डिलीवरी, बिफोर डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी मदरहुड सेफ रहे, ठीक है। और नेशनल NHM के थ्रू ये अंडर में है ये, एंड इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द मैटरनल एंड न्यूनेटल मॉर्टेलिटी। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये मैटरनल और नियोनेटल मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करेगा बाय प्रमोट द इंस्टीट्यूशन डिलीवरी। अगर डिलीवरी हॉस्पिटल में होगी तो मदर एंड चाइल्ड की जो मॉर्टेलिटी रेट है वो लो हो जाएंगे, ठीक है, जिसके ऑब्जेक्टिव से जननी सुरक्षा योजना को इन्होंने लॉन्च किया था अंडर द NHM। एंड डिलीवरी अमंग द पुअर प्रेग्नेंट वुमेंस, पुअर प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को इन्होंने प्रमोट किया है टू रिड्यूस द मैटरनल एंड नियोनेटल मॉर्टेलिटी। एंड द स्कीम लॉन्च्ड, कब हुई थी ये लॉन्च स्कीम, 12 अप्रैल 2005, ठीक है, 12 अप्रैल 2005, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में समझा दिया, काफ़ी लोगों को हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। 12 अप्रैल 2005 में JSY को लॉन्च किया गया था बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन इन ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विद द स्पेशल फोकस ऑन लो परफॉर्मिंग स्टेट्स, ये हमारे इंडिया के सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है, ओके। JSY जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है विच इज़ इंटीग्रेट कैश असिस्टेंस, जिसमें कि कैश असिस्टेंट इंटीग्रेट किया जाता है विद द डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी केयर। द योजना हैज़ आइडेंटिफाइड बाय द आशा, जो ये योजना है, क्या होता है कि जो आशा वर्कर होती है, आशा वर्कर को विलेज लेवल पे रखा जाता है, जो कि पुअर प्रेग्नेंट वुमेंस को हॉस्पिटल लेके ANC एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करती है और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्रोवाइड करती है, ठीक है। जिसके बाद आफ्टर द डिलीवरी जो मदर टाइम टू टाइम अपना हेल्थ चेकअप करवाती है और डिलीवरी कनेक्ट कराती है हॉस्पिटल में, उसको कैश असिस्टेंस दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट हॉस्पिटल विद द हेल्प ऑफ आशा। आशा की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आएगी, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ओके।
एज इफेक्टिव लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्रेग्नेंट वुमन, गवर्नमेंट एंड प्रेग्नेंट वुमन के बीच का जो इफेक्टिव जो बॉन्ड है वो आशा वर्कर की वजह से है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। NRHM आपका आ गया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। आपको मालूम होना चाहिए आपका NRHM कब स्टार्ट हुआ था, तो मैं आपको बताऊं, अभी मैंने आपको अभी बताया था। तो आपका जो NRHM है वो आपका 2005 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द नेशनल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया था 2005 में, सबस्यूमिंग द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ठीक है, एंड इट वाज फर्दर एक्सटेंडेड इन मार्च 2018, और 2018 मार्च में से फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक के लिए? अंटिल मार्च 2020। ओके, एंड इट हेडेड बाय द मिशन डायरेक्टर, इसको हेड किया जाता है मिशन डायरेक्टर के थ्रू, एंड मॉनिटर्ड बाय द नेशनल लेवल मॉनिटर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रूरल हेल्थ मिशन एंड द रिसेंटली लॉन्च्ड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल आर ट्रू अबाउट आंगनवाड़ी वर्कर एक्सेप्ट, यानी कि 4 ऑप्शन में से सभी राइट है आंगनवाड़ी वर्कर के रिगार्डिंग एक्सेप्ट किसी एक को छोड़ के। आंगनवाड़ी वर्कर जो है पार्ट टाइम वर्कर है। आंगनवाड़ी वर्कर कवर करती है 5000 की पॉपुलेशन, सप्लाई करती है न्यूट्रिशन एंड एजुकेट करती है अबाउट वैक्सीनेशन, एजुकेट करती है वैक्सीनेशन लेकिन लगाती नहीं है। ठीक है, एडमिनिस्टर नहीं करती है, एजुकेट करती है अबाउट द वैक्सीनेशन। अंडर कंट्रोल द ICDS, अंडर कंट्रोल द ICDS के अंडर में भी ये आती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिकॉज आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो 1000 पॉपुलेशन को कवर करती है, 1000 पॉपुलेशन कवर करती है, ना कि 5000 पॉपुलेशन। ठीक है, और क्या क्या काम करती है? हेल्थ चेकअप, इम्यूनाइजेशन में हेल्प करती है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, रेफरल सर्विसेज, प्री स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशंस को सर्विसेज देती है आंगनवाड़ी वर्कर अंडर द स्कीम ऑफ ICDS। आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है कि आंगनवाड़ी वर्कर किसके अंडर में आती है। आंगनवाड़ी वर्कर जो है ICDS स्कीम के अंडर में आती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डिजीज एंड सर्विसेज। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज JSY, JSY स्टैंड्स फॉर, JSY का स्टैंड फॉर मतलब JSY की फुल फॉर्म पूछी है। ये तो मैंने 2 से 3 क्वेश्चन आपको अभी करवाए हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी फुल फॉर्म मालूम होगी। JSY की है जननी सुरक्षा योजना। ओके, जननी सुरक्षा योजना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जननी सुरक्षा योजना। इसके बारे में मैंने आपको भी बताया था। जननी सुरक्षा योजना एक सेफ मदरहुड इंटरवेंशन है जो कि अंडर नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में आता है, एंड इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद द ऑब्जेक्टिव, और इसका ऑब्जेक्टिव है मैटरनल नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करना बाय प्रमोटिंग द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज अमंग द पुअर प्रेग्नेंट वुमन। पुअर प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज आशा वर्कर प्रोवाइड करती है, जिससे कि मदर एंड चाइल्ड के मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस कर सकते हैं हम। और ये जो मिशन है जननी सुरक्षा योजना, ये अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में आता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है JSY के बारे में आप काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे अब, और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट याद रखना। तो आज आपकी यहाँ पे क्लास कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके आज क्लियर हुए होंगे, काफ़ी सारे क्वेरीज क्लियर हुई होंगी आपकी। तो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। कल आपके लिए फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, नेक्स्ट क्लासेस लेकर आऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपके पास वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को प्लीज़ मेरी मेहनत को एक बार लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और लाइक करके आगे दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।